आम आदमी पार्टी ने पंजाब के शंभू बॉर्डर को प्रदर्शनकारी किसानों से खाली कराए जाने पर सफाई देते फिर रही है। आपने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए शंभू बॉर्डर को खोलना भी जरूरी है, लेकिन पार्टी किसानों की मांगों के साथ हमेशा खड़ी हुई है। सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि किसानों के साथ सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने दिया। उन्होंने कहा, किसानों के खिलाफ लगाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्टेडियम को जेल नहीं बनने दिया। किसानों की आवाज उठाने पर संसद से मुझे निलंबित तक कर दिया गया। आप सांसद ने केंद्र सरकार से किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की मांग की। उन्होंने कहा, एमएसपी के लिए लंबे समय तक पंजाब का रास्ता रोककर रखा जाना उचित नहीं है। संजय सिंह ने कहा, स्थिति को बिगाड़ने के लिए सिर्फ केंद्र की सरकार ही जिम्मेदार है। केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून पर 1 घंटे के अंदर फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों का रास्ता बंद करना कहां तक उचित है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ ही खड़ी रही है। 3 काले कानून के खिलाफ संघर्ष में भी आपने किसानों का साथ दिया। उन्होंने कहा, पिछले 1 साल से किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे। बॉर्डर बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था और व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। पंजाब सरकार ने ड्रग्स और नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। युद्ध को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, व्यापार, नौकरी बढ़े। हाईवे पंजाब के लिए लाइफलाइन है, इसलिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार से किसानों की मांगों का आप समर्थन करती है। वहीं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस नेता ने निशाना साधा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, केजरीवाल ने पंजाब को भी लूटने का प्रबंध कर दिया है। कहा कि सिसोदिया को पंजाब को प्रभारी बनाकर वहां भी लूट करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा। यादव ने कहा, आपने सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाकर वहां भी लूट करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। यादव ने मीडिया कर्मियों से कहा कि आपके भ्रष्टाचार और लूट का परिणाम है कि आज केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति से नदारद हैं। संगठन में उनकी सक्रियता लगभग शून्य दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले, अनैतिक लेनदेन और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप में आपके जो नेता जमानत पर जेल से बाहर हैं, उसमें सिसोदिया भी शामिल है। उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाकर वहां भी लूट करने के लिए नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने सहयोगियों को भ्रष्टाचार में धकेलकर एक सुरक्षित दूरी बनाई रखी, जिससे उन्हें पंजाब को लूटने के लिए चार्ज दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि आपके पास विश्वसनीय और प्रतिष्ठा वाला कोई नेता नहीं। भारत के राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 171 के तहत दिल्ली के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी, ताकि भ्रष्टाचारियों को सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि सिसोदिया और जैन पंजाब को लूटने की रणनीति तैयार करेंगे। सिसोदिया और जैन को आगे की परेशानी में डालकर और पंजाब में भ्रष्टाचार का दोषी बनाने के बाद केजरीवाल स्वयं बचने की रणनीति पर चलने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट आप पंजाब में आगामी चुनावों में परास्त होगी, क्योंकि केजरीवाल सहित शीर्ष नेतृत्व किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में ही लिप्त है। पूर्व राजनयिक केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे उनकी पार्टी की लाइन के खिलाफ माना जा सकता है। इससे पूरी तरह भड़के राहुल गांधी ने अब उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। कांग्रेस इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। पार्टी के कुछ नेता अपनी बात खुलकर रखना चाहते हैं, लेकिन पार्टी को डर है कि इससे उनकी छवि खराब हो सकती है। थरूर के गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूं वाले बयान पर कांग्रेस की चुप्पी इस बात का सबूत है। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस अक्सर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर बोलने की आजादी को दबाने का आरोप लगाते रहे हैं। अब कांग्रेस खुद ऐसी ही स्थिति का सामना कर रही है। कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपनी राय रखना चाहते हैं। जब भी वो ऐसा करते हैं तो पार्टी असहज हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ये नेता अपनी पहचान के लिए पार्टी पर निर्भर नहीं है, इसलिए पार्टी के लिए इन पर कार्रवाई करना मुश्किल है। ऐसा ही केस शमा मोहम्मद का था। उन्होंने रोहित शर्मा पर किए ट्वीट को लेकर सफाई दी और उसे डिलीट भी कर दिया, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रही। कई कांग्रेस नेताओं के साथ थरूर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहे हैं जिससे पार्टी को परेशानी होती है, लेकिन उनका कद इतना बड़ा है कि उन्हें पार्टी से निकलना मुश्किल है। ऐसा ही कुछ कार्ति चिदंबरम के साथ भी हुआ था। 2015 में तमिलनाडु कांग्रेस ने राज्य के नेताओं पर उनकी टिप्पणी के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट देने से इनकार नहीं कर सकी, क्योंकि वो चुनाव जीत सकते थे। इस तरह जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हाईकमान संस्कृति है, तो पार्टी को उनसे किनारा करना पड़ा। कांग्रेस दिखाना चाहती है कि वो अलग है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब पार्टी नेता ऐसे बयान देते हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है। पार्टी के लिए अनुशासन और बोलने की आजादी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी अक्सर ये ताना मारती है कि गांधी परिवार के सामने कोई खड़ा होने वाला कांग्रेस में नहीं रह सकता। कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो कैसे अपने नेताओं को बोलने की आजादी दें और पार्टी की छवि को भी बचाए रखें।
शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस की चुप्पी दिखाती है कि पार्टी इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व इस बात को लेकर चिंतित है कि थरूर जैसे नेताओं के बयानों से पार्टी की छवि खराब हो रही है। थरूर अक्सर सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन कई बार वो पार्टी लाइन से हटकर भी बयान देते हैं। इससे पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं का कहना है कि बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, सभी को पार्टी के अनुशासन का पालन करना होगा। हालांकि शशि थरूर ये कह चुके हैं कि वो सिर्फ अपनी राय रख रहे हैं और उनका मकसद पार्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। दिल्ली में एक परिचर्चा के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की कूटनीति पर टिप्पणी करते हुए थरूर ने कहा, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की आलोचना करने पर मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मोदी ने 2 हफ्ते के अंतराल में यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को गले लगाया और दोनों जगहों उन्हें स्वीकार किया गया। शशि थरूर की इस टिप्पणी के बाद जहां बीजेपी ने कहा कि देर राय दुरुस्त आए, वहीं कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साधे रखी। केरल से सांसद और राज्य में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कोडिकुन्निल सुरेश ने बीबीसी से कहा, पार्टी ना ही थरूर की इस टिप्पणी को महत्व दे रही है और ना ही इस पर टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ समय पहले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई का बयान दिया था। उनके इस बयान को लेकर काफी हंगामा भी मचा था। अब इस मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संभल जिले के न्यायालय के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को उनके बयान को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर की गई शिकायत पर जवाब देने या फिर पेश होने के लिए कहा है। दरअसल राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को एक बयान दिया था कि हम अब भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए विशेष एमपी एमएलए न्यायालय में मामला दायर किया गया था। हालांकि सीजीएम ने क्षेत्राधिकारी के आधार पर इस मामले को खारिज कर दिया था। सीजीएम ने क्षेत्राधिकार के आधार पर इस मामले को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी के बयान से जुड़े इस मामले को लेकर अधिवक्ता सचिन गोयल ने कहा कि न्यायालय ने शिकायत स्वीकार कर ली है और राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 4 अप्रैल को न्यायालय में पेश होने या जवाब दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई के बयान मामले में राहुल गांधी को नोटिस भेजे जाने पर अधिवक्ता सचिन गोयल ने कहा, हमने पुनरीक्षण याचिका दायर की और संभल के जिला न्यायाधीश न्यायालय ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। बीते 15 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन हुआ था। इस अवसर पर राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सिर्फ भाजपा से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा था, ऐसे मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से ही लड़ रहे हैं। इन्हीं सबको लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत पर तंज कसा। उन्होंने कहा, 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के टुकड़े करने का सपना देखा था। अब संजय राउत और राहुल गांधी भी ऐसा ही सपना देख रहे हैं। संजय राउत राहुल गांधी के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की जनता उनके इरादों को समझ चुकी है और अब उन्हें कभी समर्थन नहीं मिलेगा। आचार्य ने कहा कि वह दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी को उसका प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बयान पर कहा कि संजय राउत अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि हर सुबह वो बिना किसी तथ्य के बयानबाजी करते हैं। भारत प्रगति की ओर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसका श्रेय हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनडीए के सभी नेताओं को ही देते हैं। संजय राउत सुबह उठते हैं और आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो आप विवादित टिप्पणी करते हैं। भारत में कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबरों से हड़कंप मचा हुआ है। वकील भी इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी जस्टिस वर्मा का तबादला नहीं किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से प्रस्ताव इस मामले को लेकर नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने सीनियर वकील अरुण भारद्वाज ने कहा कि इस घटना से वे बेहद सख्ते में हैं और निराश अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की है कि इस घटना को लेकर ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे इस तरह के मामले न हों और न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर आंच भी न आए। वहीं चीफ जस्टिस ने भारद्वाज से कहा, सभी को चिंता है और हम इस मामले को लेकर गंभीर हैं। भारद्वाज ने कहा कि ये हमारे बहुत सारे वकील भाइयों के विचार हैं। वहीं जस्टिस वर्मा शुक्रवार को कोर्ट नहीं पहुंचे। दिल्ली फायर सर्विस ने भी नकदी के मामले में कोई जानकारी देने से इनकार किया। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से लगी। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि ये आग स्टेशनरी और घरेलू सामान में लगी थी।
दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने कहा कि कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया था। कैश को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सूत्रों का कहना है कि जज के आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने रात में करीब 11:30 बजे फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय पुलिस को आग लगने की सूचना दी थी। जानकारी मिलने के बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। डीएफएस की रिपोर्ट की बात की जाए तो उन्हें रात में 11:35 पर कॉल मिली थी। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर मिले नोटों के ढेर का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को उठाते हुए सभापति से कहा कि 55 सदस्यों ने आपको पत्र लिखकर यह मांग की है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि अध्यक्ष ने खुद बार-बार न्याय जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता के बारे में बात की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने धनखड़ को यह भी याद दिलाने की कोशिश की कि उन्होंने इस मुद्दे पर सदन के नेता को निर्देश दिया था। उन्होंने कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पर कुछ टिप्पणियां करें और सरकार को न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक निर्देश दें। जज के घर नकदी की कथित बरामदगी से जुड़े मुद्दे पर धनखड़ ने कहा कि उन्हें जो बात परेशान करती है वो ये है कि घटना के बाद भी वो तुरंत प्रकाश में नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से संबंधित होती तो संबंधित व्यक्ति तुरंत हिट लिस्ट पर आ जाता। सभापति ने आगे कहा कि वो सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करेंगे और सत्र के दौरान एक संरचित चर्चा के लिए एक तंत्र ढूंढेंगे। दिल्ली पुलिस की डेली डायरी के मुताबिक भी उनके आवास पर कुछ भी असामान्य नहीं था। बता दें कि 11 अक्टूबर 2021 को जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे। जस्टिस वर्मा कम से कम 11 कमेटियों का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश से कानून की डिग्री लेने के बाद 1992 में वो वकील बने थे। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 7 साल जज रहने के बाद उन्होंने कई अहम फैसले सुनाए। 2014 में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज बन गए। 2018 में जस्टिस वर्मा ने यूपी के अस्पताल में 63 बच्चों की मौत केस में लापरवाही के आरोपी डॉक्टर कफिल खान को जमानत दी थी।